अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस के रिलेटेड है। इससे प्रीवियस टॉपिक जो है वो हमने क्लोरोप्लास्ट के रिलेटेड डिस्कस किया था इन क्लास। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सोल्व हो सकते हैं बोर्ड में आने वाले एमडी कैट वाले, और वैसे भी स्टार्टिंग से आप लोग जो पढ़ते रहे हैं उनको कंसेप्चुअल जो है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वो इस वीडियो में जुड़े रहें, ताकि आपको टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं वो क्लियर हो सकें। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नेम न्यूक्लियस। हमारे पास जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें हमने उनकी एटमोलॉजी को डिस्कस किया है। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर होता है। फर्स्टली जब इसको डिस्कवर किया गया था तो डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट दैट नेम इज़ रॉबर्ट ब्राउन। हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इसको डिस्कवर किया था इन ब्रेन सेल्स। तो हमारे पास जो इसकी डिस्कवरी जो है ये पहले से ही इंडिकेटेड थी कि सेंटर में कोई जो है वो डार्क स्पॉट पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्म से काफ़ी ज़्यादा डार्क है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1831। ये पेपर में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्लाइटली डार्क स्पॉट। वाई इट इज़ डार्क ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। अपनी कंपोजिशन की वजह से इसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उन कंपोनेंट की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डार्क नज़र आता है साइटोप्लाज्म से। उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम न्यूक्लियस के अकरेंस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास अकर करता है इन यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये नहीं पाया जाता। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो इसकी प्रेजेंस है। इसी वजह से हम जो है वो दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंस। तो यूकैरियोटिक सेल भी हमारे पास दो तरह के हैं मेजरली। अगर हम दुनिया में यूकैरियोट्स को देखें तो एनिमल सबसे मेजर जो है वो यूकैरियोट कहलाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर है प्लांट। एनिमल और प्लांट की अगर बात की जाए तो दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट जो एनिमल है इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, और जो प्लांट है इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, पेरिफेरल में चला जाता है। उसकी मेन वजह आपको पता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो प्लांट के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में इस वजह से नहीं होता क्योंकि सेंटर में वैक्यूल पाया जाता है, और सेंटर में वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी साइड पर मूव कर जाता है। तो ये भी पेपर में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपके पास नंबर है न्यूक्लियस की तादाद जो है ये वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। फ्रॉम सेल टू सेल एंड आल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम उनको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, और जिनमें एक से ज़्यादा होता है उनको मल्टी या पॉलीन्यूक्लियाई का नाम दिया जाता है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है हमारे पास जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स को ले लिया जाए तो न्यूक्लियस न्यूरॉन को लें तो उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और बहुत सारे दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, जैसे फंजाई है, और इसी तरह जो है वो आपके पास प्रोटिस्टा हैं कुछ जिनके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास विजिबल तब नज़र आता है जब आपके पास सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज का मतलब क्या है कि जब सेल आपके बॉडी का सेल या मेरी बॉडी का सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तब आपके पास जो है वो
उसमें न्यूक्लियस हमें वाज़ेह नज़र आ सकता है, क्योंकि जब वो डिवीजन में चला जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और उसमें जो है वो मेजरली आपके पास मौजूद होते हैं ज़्यादातर क्रोमोसोम उसकी जगह पे आ जाते हैं, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो विजिबल होता है न्यूक्लियस ओनली ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसी वक्त जो है ये विजिबल नज़र आता है। जैसा कि अभी हम अगर अपने बॉडी के किसी सेल को लें जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा तो उसमें हमें न्यूक्लियस ईजिली जो है वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास इसके कंपोजिशन की बात आ जाती है। तो कंपोजिशन में अगर हम लोग देखें तो इसकी कंपोजिशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलता है हमें वो होता है डीएनए इसका, सेल का। उसके बाद अगर देखा जाए तो आरएनए मौजूद होता है और स्पेशल टाइप का आरएनए होता है जिनमें सबसे ज़्यादा आरआरएनए मिल जाता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा, और डीएनए कॉमन एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज। और इसके अलावा डीएनए के साथ लिपटी हुई कुछ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स आपके पास जो है वो हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती हैं। अब इनके मौजूद होने की वजह से ये डार्क स्पॉट की तरह नज़र आता है क्योंकि इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो जिस तरह हमारी जो है वो एक पर्सन जो है वो मेन होता है, पूरे के पूरे लीडर के तौर पे एक्ट करता है और पूरी की पूरी जो है वो मेंबर्स को जो है वो गाइड करता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो है वो न्यूक्लियस एक इंफॉर्मेशन हाउस है जो कि हर किस्म की सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ताकि सेल जो है वो रेगुलेटेड वर्क करे और अंडर द कंट्रोल रहे। तो सारी ऑर्गेनेलिस का वर्क इसके कंट्रोल में है, इसीलिए ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। तो जब सेल एक वर्क करता है तो आपको पता है कि सेल एक यूनिटी ऑफ लाइफ का इंडिकेशन है। तो यूनिटी ऑफ लाइफ मीन अगर सेल वर्क करता है तो लाइफ की एग्जिस्टेंस है। अब सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली वर्क करेगी? न्यूक्लियस वर्क करेगा, इसीलिए ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के पास हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक तरफ मैंने ये जो है वो आपकी बुक की स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है राउंड फॉर्म में। ये इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसके डीएनए पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आरएनए की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये कुछ आपके पास जो है वो मौजूद हैं प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि इसके प्लाज्मा में पड़े हुए हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट से ये मिलके बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को नोट करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आल्सो नोन एज न्यूक्लियर इनवेलॉप। अगर हम इस न्यूक्लियर एनवेलॉप को देखें तो आपको नज़र आएगा कि न्यूक्लियर एनवेलॉप जो है वो एक बाहर उसके डबल मेम्ब्रेनस है। एक आपके पास इंटरनल मेम्ब्रेन है आपको नज़र आ रही, और एक एक्सटर्नल है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो है इनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह की होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के कंपोनेंट लगे हुए थे, फास्फोलिपिड प्रोटीन, इसी तरह के ये भी डबल मेम्ब्रेन उन्हीं से बनी होती है। अब इस डबल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल इसके गिर्द ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद मटेरियल को न्यूक्लियस के बाहर मौजूद मटेरियल से सेपरेट करने में ये मेम्ब्रेन हेल्प करती हैं। और दूसरा इनका सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जाकर ये मेम्ब्रेन दोनों आपस में मिल जाती हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये आपस में मिल चुकी हैं, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, ये आपस में मिल चुकी हैं। तो कुछ जगह पे कंटिन्यूस हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ जगह पर होल रह जाता है। तो वहाँ पर जहाँ पर होल मौजूद होता है वो आपके पास कहलाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इसकी आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर को जाते हुए एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है। यस, दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बाहर वाली मेम्ब्रेन से ही बना होता है और इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं और इनका फंक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है।
लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन जो है ये आपके पास एक लिक्विड को घिरे हुए होती है, और वो लिक्विड आपके पास क्या कहलाता है, एंड दिस लिक्विड इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म उसी आप इसको कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हो, कैरियो मीन आल्सो न्यूक्लियस, कैरियोप्लाज्म भी इसका नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसी का नाम है। न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन वही है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है, इसके अंदर आरएनए मौजूद है, इसके अंदर जो है वो एंजाइम मौजूद हैं और प्रोटीन मौजूद है जो कि फंक्शन के तौर पे यूज़ होती हैं। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो यही जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो है वो आपके पास अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये हमारे पास एक मेजर स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई है, दिस इज़ कॉल्ड द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्रोमैटिन की दो टाइप होती हैं, इट मे बी यूक्रोमैटिन and it may be heterochromatin. The euchromatin help in the फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, मतलब जो डीएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है वो आपके पास मेजरली यूक्रोमैटिन होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन कंडेंस ही रहता है और वो जो है वो डीकंडेंस नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पोर के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर पोर की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर पोर एक ऐसी होल है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन से बाद में घिरा होता है, और इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोपोरेंस। न्यूक्लियोपोरेंस प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियोपोरेंस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनकी मदद से एक चैनल बन जाता है जो कि हेल्प करता है मटेरियल को आउटसाइड जाने में और इनसाइड आने में। अब कौन सा मटेरियल बाहर जाता है और कौन सा मटेरियल अंदर आता है, आपको पता है कि अगर कोई प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम आउटसाइड है, तो राइबोसोम आउटसाइड हैं तो उनके पास मैसेज भेजने के लिए यहाँ से मैसेंजर आरएनए यहाँ से मूव करके आउटसाइड जाएगा और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ अटैच होकर वहाँ पर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर अंदर डीएनए ने डुप्लीकेट होना है, डीएनए ने डबल होना है, तो उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे वो न्यूक्लियोटाइड्स भी कहाँ से आएंगे, वो न्यूक्लियोटाइड भी आपके पास इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अंदर आएंगे। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल एंड डिफरेंट अदर मटेरियल्स की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज़ द डार्क स्पॉटेड स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर मैं इसको बाहर थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करूं तो आपने ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोलस जो है ये आपके पास मेजरली इनसाइड इसके मौजूद होता है फाइबर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, बस इसके गिर्द जो है वो कुछ प्रोटीन, कुछ जो है वो प्रिकर्सर मौजूद होते हैं, और वो प्रिकर्सर किस चीज़ के होते हैं, दीज प्रिकर्सर्स आर द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। तो आपके पास न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से राइबोसोम बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, इसके अंदर होते हैं डीएनए फाइबर और इसी के अंदर मौजूद होते हैं आरएनए फाइबर। इसीलिए सेंट्रल पोर्शन को फिब्रल रीजन कहा जाता है, और साइड पर मौजूद होते हैं राइबोसोम के यूनिट जो कि स्मॉल एंड लार्ज यूनिट होते हैं, स्मॉल प्लस लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के ये स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट जो हैं इनका क्या बेनिफिट है, तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये वाले असेंबल यहीं पे होते हैं न्यूक्लियोलाई में, और देन इनको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चले जाते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो वो भी यहीं से मूव करके जाते हैं। तो इसीलिए फिर आपके पास न्यूक्लियोलाई जो है ये दो मेजर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास है ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दैट इज़ मेजरली कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर राइबोसोमल यूनिट और प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोम, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दीज आर द फिब्रल रीजन जो कि डीएनए और आरएनए से। मेजरली जो आरएनए और डीएनए यहाँ पर मौजूद है वो आरएनए है और आर ही
डीएनए है, राइबोसोमल डीएनए है और राइबोसोमल आरएनए, जिससे राइबोसोमल आरएनए बनेगा और इसी से बाद में जो है वो राइबोसोम बनाए जाएंगे। तो ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एंड दिस इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म इन अ ग्रीन कलर, एंड दीज आर द एंजाइम, एंड दिस इज़ द डीएनए, हियर इज़ आल्सो द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए। और इसके इर्द गिर्द जो है वो आपके पास ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है और आपको यहाँ पे कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं। दीज पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपके पास जो है वो कुछ पोर्शन थे न्यूक्लियस के। अभी हम क्रोमैटन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रोमैटन क्या है हमारे पास। यस, दिस इज़ अ क्रोमैटन। अगर हम बात करें व्हाट इज़ क्रोमैटन, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक तो लिक्विड नज़र आएगा और एक प्रोटीन और डीएनए का कम्प्लेक्स नज़र आएगा। डीएनए और प्रोटीन आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। तो ये जो डीएनए और प्रोटीन आपस में अटैच्ड हैं, ये जिस चीज़ को बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं क्रोमैटन का, क्रोमैटन मटेरियल का। ये आप लोग देख रहे हैं दागनुमा स्ट्रक्चर जो है वो ढीली ढाली स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्रोमैटन? क्रोमैटन आपके पास मटेरियल है जो कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है और ये किस में पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म उसको कहते हैं जो कि ऐसा लिक्विड हो जो न्यूक्लियस में पाया जाता हो। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मौजूद होगा उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी जो धागानुमा होगी, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। अब क्रोमैटिन दो चीज़ों से मेजरली मिलके बना होता है, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन, और स्पेशल जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन होती है। अब हिस्टोन भी टोटल 8 प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास कुछ इस तरह होती हैं। 4 प्रोटीन इस तरह आपस में ऊपर लगी होती हैं लाइक दिस, और 4 ही प्रोटीन बिल्कुल नीचे होती हैं। टोटल 8 प्रोटीन होती हैं, इनका कम्प्लेक्स होता है और डीएनए इनके गिर्द लिपटा होता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीएनए इनके गिर्द कैसे लिपटता है या अटैच कैसे होता है इनके साथ। तो अगर हम देखें तो क्रोमैटन मटेरियल कब अपीयर होता है, तो आपने याद रखना है क्रोमैटन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर हर वक्त तब मिलेगा आपको जब आपके पास नॉन डिवाइडिंग स्टेज में सेल मौजूद होगा। चलें अब इसको थोड़ा सा ओपन करके इसको चेक करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रोमैटन मटेरियल है, जब हम इसको ओपन करते हैं बाहर लेके आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है। दिस इज़ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो डीएनए स्ट्रैंड जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है वो अटैच हुआ होता है। अगर हम इस डीएनए स्ट्रैंड को देखें तो डीएनए स्ट्रैंड जो है ये कुछ हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा हुआ है और ये हेल्प करता है इसको ताकि ये इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर में रैप्ड हो सके। लेकिन जब हम डीएनए को ओपन करते हैं तो डीएनए का स्ट्रैंड हमें कुछ इस तरह नज़र आता है। अब यही वो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी वजह से इसको जो है वो आपके पास सीपीयू का नाम दिया जाता है, बिकॉज दिस डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। डीएनए का वो स्ट्रैंड, वो पार्ट, स्ट्रैंड का वो हिस्सा जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है किसी स्पेशल प्रोटीन को बनाने की, उसको हम नाम देते हैं जीन का। तो जीन आपके पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो सकता है जिससे डीएनए बना हुआ है और उसके पास ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है किस चीज़ के बनाने की, प्रोटीन के बनाने की। और प्रोटीन जो है फिर वो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका मतलब सेल के जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए होते हैं। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और लीडर ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस। अगर हम अब क्रोमोसोम की बात करें तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, जब रिक्वायरमेंट नहीं होती सेल के डिवाइड करने की, तो डीएनए मटेरियल इस तरह लूज थ्रेड की फॉर्म में पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही डिवीजन की ज़रूरत होती है, सेल ने डिवाइड करना होता है, तो इक्वल डिवीजन के लिए इस सेल के मटेरियल को, जिसका नाम क्रोमैटन है, इसको कंडेंस फॉर्म में जोड़ दिया जाता है, धागे की फॉर्म में फुल कॉइल किया जाता है और एक धागानुमा स्ट्रक्चर बना दी जाती है जिसका नाम क्या होता है? क्रोमोसोम।
वाई दे आर कॉल्ड द क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन को इसलिए क्रोम वर्ड दिया गया है क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको सेल में बिल्कुल नज़र नहीं आता, ये स्टेनिंग के दौरान ही नज़र आता है। और स्पेशली जो स्टेन यूज़ की जाती है वो बेसिक स्टेन होती है ताकि इसके साथ अटैच हो सके, क्योंकि ये आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। इसीलिए इसके लिए एक बेसिक स्टेन यूज़ की जाती है, स्टेन कलर को कहते हैं, उस कलर को यूज़ किया जाता है और वो कलर हेल्प करता है ताकि हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से देख सकें। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये हमें क्रोमेटिन से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। क्रोमेटिन लूज थ्रेड था और ये आपके पास किस फॉर्म में हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये भी डीएनए और प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का है कि क्रोमोसोम वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो ज़्यादा कंडेंस डीएनए रखती हैं और ये सिर्फ तभी ही बनती हैं जब आपके पास सेल ने डिवाइड करना होता है। और क्रोमेटिन आपके पास वो मादा है जो कि क्रोमोसोम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बोथ आर द सेम बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट एंड देयर प्रेजेंस इज आल्सो डिफरेंट। तो ये आपके पास कुछ इस तरह होता है। अब समझ लें कि ये वाला जो जीन का स्ट्रक्चर था ये इस जगह पे आ जाता है, तो हर क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक जो है वो जीन मौजूद होता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जाते हुए जो डीएनए मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है और एक थिक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इस थिक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर का। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। एंड सेंट्रोमियर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुआ नज़र आएगा मटेरियल। तो जीन जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं क्रोमोसोम में, इसीलिए जो है वो हर जीन जो है वो उसकी लोकेशन डिफरेंट होती है। अब हम ये भी एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम इस फॉर्म में भी होते हैं, इन फॉर्म में भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस में और इंटरफेज़, माइटोसिस और मियोसिस के स्टार्ट पे इंटरफेज़ आता था और उसमें एक फ़ेज़ होता था दैट इज़ कॉल्ड एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता था, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती थी। अब इसके अंदर जो डीएनए है जब वो डुप्लीकेट होगा इसी की बिल्कुल कॉपी बनेगी और वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाती है जो कि इस तरह की नज़र आती है। अब सेंट्रोमियर दोनों का एक ही है बट ये वाला आपके पास बी डीएनए की कॉपी रखता है ये वाला, और दोनों की डीएनए की कॉपी क्या है, सेम। अब अगर इसको देखा जाए तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है आपके पास, दिस क्रोमोसोम हैव सिंगल क्रोमेटिड, क्रोमेटिड स्ट्रैंड को कहेंगे, बट दिस क्रोमोसोम हैव डबल क्रोमेटिड, नॉट सिंगल क्रोमेटिड। तो डबल क्रोमेटिड जो आपके पास क्रोमोसोम होते हैं इनके दोनों क्रोमेटिड आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए इनके इन आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड का। सिस्टर क्रोमेटिड्स का। और इनके ऊपर जीन्स होते हैं, तो जब ये एक सेल्स जब डिवाइड होता है तो इसके साथ जो जीन है जो कि खसूसियत रखते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आगे, और आगे इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अगले सेल में। और इसी तरह स्पर्म और एग होते हैं और उनके अंदर भी इसी तरह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। अब थोड़ा सा सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल। अगर तो एक ऐसा सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हों, बेसिकली हाफ नहीं होते, आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर डिटेल में समझने के लिए जो है वो एक बात को सुनना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के दुनिया के ऊपर ऑर्गेनिज़म्स हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि सिंगल पेरेंट से बनते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिनके बनने के लिए दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। जो सिंगल पेरेंट से बनते हैं उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनके अंदर सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी बॉडी के अंदर होने वाली करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक जीन की कॉपी काफ़ी होती है।
एक क्रोमोसोम जो है या फिर एक जो है वो पेरेंट से आने वाले क्रोमोसोम इनफ होते हैं। तो एक तरफ से आए क्रोमोसोम जो हैं वो आपके पास 1n कहलाते हैं। लेकिन अगर दो पेरेंट से आए हुए क्रोमोसोम आपस के में अटैच हो जाएं और ऊपर जो है वो अपने ऊपर जो है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन रखते हो, तो वो आपके पास डिप्लॉयड सेल हो जाता है, या फिर उसको 2n सेल कहते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं आधे हों, या फिर एक कॉपी हो क्रोमोसोम की और दूसरी कॉपी मौजूद ना हो, तो उस सेल को हम 1n सेल कहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। ठीक है। और ऐसा सेल जिसमें दो कॉपीज़ मौजूद होती हैं, एक एक पेरेंट से आती है, एक पेरेंट से आती है, दीज आर कॉल्ड द डायप्लॉइड सेल। 23 + 23 इज इक्वल टू द 46। तो दो तरह के सेल होते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल्स की अगर हम अपनी बॉडी में एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी के अंदर एग्जांपल है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। जैसा कि कॉमन एग्जांपल आपके पास जो है वो स्पर्म एंड एग की है। और दूसरी तरफ अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करें तो ये हमारे बॉडी के सारे सोमेटिक सेल जितने भी हैं आप लोग ले लें तो वो आपके पास जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सेल्स के रिलेटेड है। तो देर इज़ अ 2 टाइप ऑफ सेल। एक बार समरी दे देता हूँ। क्रोमैटो मटेरियल आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होती है तो ये क्रोमोसोम बना देती हैं। क्रोमोसोम, सोम इन बॉडी एंड क्रोम इन कलर, कलर्ड बॉडी। ये कलर बॉडी तब नज़र आती है जब हम इनको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। वैसे माइक्रोस्कोप के नीचे सेल अगर डिवीजन में होगा तो कभी भी उसके अंदर क्रोमोसोम नज़र नहीं आएंगे। तो क्रोमोसोम जो है ये बोथ आर द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को आपने कैसे डिटेक्ट करना है, दरमियान में मौजूद सेंट्रोमेयर को जो है वो आपने नोट करना है। क्रोमोसोम इज़ वन, इफ़ द सेंट्रोमेयर इज़ डबल देन क्रोमोसोम इज़ डबल। देर इज़ एन ओनली वन सेंट्रोमेयर, दिस इज़ ओनली वन सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर एक ही है, बट क्रोमैटिड्स यहाँ पर कितने हैं? दो क्रोमैटिड्स। इधर क्रोमैटिड एक है, इधर क्रोमैटिड दो हैं। दीज क्रोमैटिड आर आइडेंटिकल बिकॉज एस फेज़ में से जब गुजरते हैं तो एस फेज़ में डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। तो डीएनए की डुप्लीकेशन की वजह से हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें मटेरियल डुप्लीकेटेड होता है। तो दो दो को एक की बिल्कुल कॉपी मौजूद होती है, तो दो कॉपी डीएनए की मौजूद होती है। अब इनको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ जीन एंड द न्यूक्लियोटाइड एज द प्रेजेंट इन द सेकंड वन। तो उसके बाद इनमें जीन्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि ये वाले आगे खसूसियात को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। सेल की दो टाइप होते हैं, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। ऐसे सेल जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होते हैं और ऐसे सेल जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डबल होते हैं। मीन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो उनकी दो दो कॉपीज़ होती हैं, एक कॉपी फ्रॉम मदर एंड सेकंड कॉपी फ्रॉम फादर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए जो है वो क्रोमोसोम के रिलेटेड इतना ही था। बट अभी थोड़ा सा ये ध्यान में रख लें कि हर क्रोमोसोम की तादाद इंडिविजुअल स्पीशीज़ के मेंबर में डिफरेंट होती है। जैसे मंकी एक स्पीशीज़ है और ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। अगर आप मंकी को, चिंपैंजी को ले लें और ह्यूमन को ले लें, तो इन दोनों के अगर हम सेल को लेंगे जो कि सोमैटिक सेल होंगे, तो हमें पता चलता है कि इन दोनों के जो सोमैटिक सेल हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है। बिकॉज आप लोग देखें, हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं, ह्यूमन के सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो आपके पास हैं 46 इन ऑल सेल एक्सेप्ट द जर्म सेल्स। बट इन चिंपैंजी देर इज़ ओनली 48 क्रोमोसोम। तो इन क्रोमोसोम की वजह से हमारे अंदर करैक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो कि क्रोमोसोम के अंदर ऐसी करैक्टरिस्टिक कहाँ से आ गई, तो क्रोमोसोम में मौजूद होता है डीएनए, तो उसकी वजह से हमारे अंदर करैक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो है वो कितने क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर सेल में डिफरेंट होते हैं।
तो अभी के लिए जो है वो इतना ही। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस। तो अभी के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।